हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे साइंस क्लास 6 के एनसीईआरटी लेसन नंबर 3। इसमें आज हम पढ़ेंगे तंतु से वस्त्र तक, किस प्रकार से तंतु हमने बनाया, फिर तंतुओं से वस्त्र बनाए, ये प्रक्रिया कैसे चली, आइए देखते हैं तंतु से वस्त्र तक की कहानी। इसमें दिया है, सबसे पहले दिया है पहेली। पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता और वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे कि उन्हें प्राप्त हुई जो पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती के हैं तो कुछ संश्लिष्ट यानी कृत्रिम है। कृत्रिम रेशे वो होते हैं जो कृत्रिम धागों द्वारा बनाए जाते हैं, और सूती वस्त्र या फिर जो प्राकृतिक रेशे होते हैं, यानी जो हमें उस प्रकार के रेशम के जो कीट पाले जाते हैं उनसे वो जो रेशे प्राप्त किया जाता है, लार्वा, उससे फिर बनाए जाते हैं, वो होता है आपका हो जाएगा प्राकृतिक के अंतर्गत। कृत्रिम रेशे के अंतर्गत नायलॉन, एस्बेस्टोस, ये सारे धागे आ जाएंगे। तो फिर उसने देखिए आगे देख, उसके पास ऊनी मफलर शाल भी थे, दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियां भी थीं। पहेली और बूझो ने क्या किया, अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। यानी इस कहें कि कहानी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है इसमें कि जो वस्त्र होते हैं उन वस्त्रों में भी विविधता होती है। देखने में तो वस्त्र है कि ये वस्त्र है, लेकिन उसमें सूत, उनके तंतुओं के साथ साथ उसमें रंगों द्वारा वो विविधता पाई जाती है। उन वस्त्रों का जो बनावट होती है, जो बनाया जाता है, मौसमों को ध्यान में रख के, जलवायु को ध्यान में रख के, विविध प्रकार के जो पर्व मनाए जाते हैं भारत में, उन पर्वों को उस स्थिति के अनुसार भी ध्यान में रख करके बहुत सारे वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो वस्त्र का क्या है, हमारे जीवन में बहुत खास महत्व है और इसमें विविध प्रकार की विविधताएं हमें देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे आगे दे रहा है कि कपड़े की दुकान पे वे भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, कुछ बिस्तर बिछाने वाले चादर हैं, तो कंबल, कुछ पर्दे, मेजपोश, तौलिए, ये सारी चीजें हैं। यदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं, यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने, यानी किसी प्रकार के वो तंतु यानी बने तो हैं, वो मोटे हैं, लेकिन वो मोटे तंतुओं से बने हुए हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? देखिए इसमें क्रियाकलाप 1 दिया है। देखिए इसमें आगे दिया है वस्त्रों में विविधता। क्रियाकलाप 1 में दिया है कि अपने आसपास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए, सिलाई के बाद बचे कपड़ों के कतरन एकत्र कीजिए, कपड़े के प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए और दर्जी की सहायता से उसे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए कि हाँ ये कपड़े किस प्रकार के, उससे आपको जानकारी मिलेगी कि हाँ ये सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र है या किस प्रकार का है। तो इसलिए ये वाक्य इसमें कहा गया है। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, यानी एक सतत टुकड़ा, यानी हम कपड़ा लेते हैं तो सतत ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल एकदम सख्त है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, बहुत मजबूत है। लेकिन ध्यान से हम देखेंगे यदि उसे, उसमें से एक-एक रेशे से जुड़ कर वो कपड़ा तैयार होता है, जिसके जो अपारदर्शी हो जाता है, उतना मजबूत होता है कि यदि बहुत मोटा हम बना दें उसे तो उसके आर-पार नहीं देख सकते हैं। लेकिन वो मात्र एक पतले से रेशम या पतले से धागे व तंतु से वो बना होता है। देखिए आगे क्रियाकलाप 2 में दे रहा है कि अब आप क्या करिए। अब सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में हमने लेबल कर लिया है कि हाँ ये ऊनी, रेशमी और क्या है, ऊनी है, रेशमी है, सूती है, इस प्रकार से। तो इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तांगा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला तागा दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने
पर वस्त्र बना, यानी जो वस्त्र हमें देखने को मिलता है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है तंतु, तागा या वो जो धागा उसमें होता है वो होता है। इस प्रकार से वो बना होता है। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे शरीर है, शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई हमें कोशिका देखने को मिलती है, उसी प्रकार से जो वस्त्र होता है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है तागा। देखिए आगे दिया है तंतु। इसमें क्रियाकलाप 3 में क्या दे रहा है कि किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए, इस तागे के टुकड़े को मेज पे रखिए, इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए और तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुसार दर्शाए गए जैसे इस प्रकार से इस चित्र में दर्शा रहा है। तो अपने नाखून से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर ये देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है, यानी ये जो तागा है, अब ये क्या होगा, ये तागा यानी जो धागा है इसको अब हम खींचते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा, यानी तागे को हम पतले तंतु में विखंडित करना ये कर रहा है। तो वो जो छोटा छोटा टुकड़ा मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। यानी अब तागा का भी छोटा रूप वो मिलकर बना होता है, तंतुओं से मिलकर बना होता है तागा। देखिए आगे इसमें यहाँ दिया है कि सुई में तागे को पिरोने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है, तो ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजरना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली जो पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों में से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। तो यानी तागे और तागे जो होते हैं कई तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। वस्त्र तागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। और ये तंतु कहाँ से आते हैं, अब ये प्रश्न उठ रहा है कि तंतु कहाँ से। वस्त्र हमने देखा, वस्त्र को फिर हमने खरोचा, उसे तोड़ा तो हमें तागे मिले, और वो तागे को हमने तोड़ा तो हमें तंतु मिला। अब तंतु कहाँ से आते हैं, तो देखिए ये है कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी या ऊनी, ये जो तंतु होते हैं, तंतु हमें पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये जो तंतु बनाए जाते हैं इन कपड़ों के, तो इन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जो तंतु हमें जंतुओं व पादपों से मिलता है इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। इसमें आ जाता है आपका रुई तथा जूट, जो कि पटसन से, पादपों से प्राप्त होने वाली तंतुओं के उदाहरण है। ऊन तथा रेशम हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे ऊन हमें भेड़ से मिल जाएगा अथवा बकरी के कर्तित ऊन से प्राप्त होता है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। जिस जलवायु प्रदेश के जिस प्रकार जानवर है वहाँ पे उस प्रकार के तंतु उन जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं। इसमें से भी जो रेशमी तंतु होते हैं वो रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है, यानी कोकून एक प्रकार का रेशम के पौधों पे उगने वाला कीट होता है, उससे हमें रेशमी तंतु प्राप्त होते हैं जो कि बहुत चमकीले होते हैं। ठीक, फिर दिया कि हजारों वर्ष तक जो वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतु का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, इस ये तंतु इन तंतुओं का निर्माण किया जाता है रासायनिक पदार्थों से। रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके कृत्रिम तंतु बनाए जा रहे हैं आज से लगभग 100 वर्षों से। फिर दिया है कि इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, हम कहते हैं इन्हें। वो तो प्राकृतिक हो गया, ये हो गया आपके संश्लिष्ट, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके बनाया गया। इसमें शामिल है पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। संश्लिष्ट तंतु के कुछ उदाहरण हैं। देखिए आगे दिया है कुछ पादप तंतु, यानी पादपों द्वारा बनाए जाते हैं, जो पादपों से प्राप्त होते हैं। इसमें आपका हो गया रुई। रुई में है कि आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं, तो इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं, इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। तो हम उसमें रुई का ही वो बाती बनाते हैं, जो बाती डालते हैं उसको बत्ती बनाकर फिर उसमें जलाते हैं। तो रुई तंतु से ही वो बनाने का प्रयास करते हैं हम। रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों, तकियों में भी किया जाता है। फिर आगे दिया है कुछ रुई लीजिए, आप क्रियाकलाप करिए, करके देखिए और इसे खींच कर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया, क्या देखा, ये छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी होती हैं। रुई कहाँ से आती हैं, इसे खेतों में उगाया जाता है साधारणतया। किस पौधे से, कपास के पौधों से हमें रुई प्राप्त होती है, और वहां उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली होती है। यानी जो हमें रुई मिलता है कपास के पौधों से मिलता है, वो कपास कहाँ उगाया जाता है, जहाँ पे काली मृदा पाई जाती है और जहाँ की जलवायु उष्ण होती है। ठीक, तो उस प्रकार के क्षेत्र में हमें
कपास का उत्पादन देखने को मिलता है। आगे दिया है, क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ के हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? तो कपास की कृषि हमें कहाँ की जाएगी? आगे दिया है कि कपास पादप के फल कपास गोलक कहलाते हैं। ये लगभग नींबू की माप की होती है। जैसे देखिए यहाँ पे इस चित्र में दिखाया गया है, गोल 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 है सब नींबू के आकार के। तो ये दिखा रहा है कि नींबू की माप के होते हैं और पूर्ण परिपक्व होने पे बीज क्या करते हैं, टूट कर ये खुल जाते हैं, फूट जाते हैं कह सकते हैं कि। तो अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। जब वो तंतु बिल्कुल वो फूलते हैं और बड़े होते हैं। तो आगे देखिए, क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफुल्लों रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे कि हिम से ढक लिया गया हो। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है, इस प्रकार की जब कपास खेती की जाती है तो सब फूट जाते हैं, बड़े होते हैं इसके बिनौले। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो खेत या वो स्थान बिल्कुल हिम से ढका हो, ऐसे सफेद सफेद एक चादर के रूप में वहां दिखाई देगा। देखिए फिर दिया आगे कि साधारणतया इन कपास बालों बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, इनको हाथों से निकाला जाता है। उसके पश्चात क्या किया जाता है, कपासों से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है और इस प्रक्रिया को कहा जाता है कपास ओटना। यानी ये जो क्रिया किया जाता है, जैसे इसमें इस मनुष्य द्वारा किया जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं कपास ओटना। ये पारंपरिक ढंग से ही हाथों से ही ओटी जाती थी, लेकिन आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है। श्रम भी कम लगेगा, समय भी कम लगेगा इसके द्वारा। दूसरा जो हमें पादप से तंतु प्राप्त होता है, तो दूसरे का इसमें आ जाएगा, आपको हो जाएगा शामिल इसमें जूट। जैसे देखिए यहाँ पे जूट दिया है, तो इसमें इसके अंतर्गत आपका शामिल हो जाएगा जूट या इससे पटसन। तो जो पटसन तंतु होता है, ये पटसन पादप द्वारा प्राप्त होता है, उसके तने से प्राप्त किया जाता है पटसन। जैसे हम अभी देखें कपास तो उसके फूल से प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जो जूट हम पटसन प्राप्त करते हैं, ये हम उस पौधे के तने द्वारा प्राप्त करते हैं। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में ही काटते हैं। वह फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। ऐसा करने पे तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। देखिए यहाँ पे ये पौधा दिया है पटसन का, इसको काट लिया जाता है, इसको जल में जब भिगो दिया जाएगा तो जो अंदर का ये जो तना है गल जाता है और ये जो पटसन है मजबूत रहता है, वो बिल्कुल उग आता है उसमें। उसको हम अपने हाथों द्वारा छान लेते हैं। तो वस्त्र बनाने से पहले सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। अब तंतु द्वारा तो वस्त्र तैयार नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि तंतु बहुत छोटा होता है आकार में। तो उन तंतुओं को मिला करके हम तागों का निर्माण करते हैं, जिसकी हाइट बड़ी होगी, पतले होंगे, लंबे लंबे तागों बना लेंगे, बहुत सारे तागों का बंडल। फिर उससे हम क्या करते हैं, वस्त्र बनाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि सूती तागे की कटाई कैसे की जाती है। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए चरखे द्वारा बनाया जाता है, चरखे का प्रयोग करके। देखिए कैसे बना सकते हैं आप। देखिए इसकी प्रक्रिया भी यहाँ दिया है कि एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए और दूसरे हाथ में अंगूठे द्वारा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इस तरह करके हम तागा बना सकते हैं। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। हमने पहले बने रेशे से तागा, रेशों से जो तंतु है, तंतु को हम रेशों के नाम से भी जानते हैं। तो रेशों से या तंतु से तागा जो बनाने का जो प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं कताई। और इस प्रक्रिया में रुई की एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं और ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा फिर बन जाता है। कटाई के लिए सरल युक्ति है हस्त तकुआ, यानी हस्त तकुआ जो है बिल्कुल सरल युक्ति है कटाई के लिए। और तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं तकली, जिसे तकली कहते हैं। तो जो हस्त तकुआ है इसके लिए प्रयोग किया जाता है तकली का। हाथ से यदि प्रचलित कटाई में देखें तो उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति है जिसे हम कहते हैं चरखा। तो दो तक हमने देख लिया परंपरागत रूप से जिन उपकरणों का उपयोग होता है, तकली व चरखे का। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में भी लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कटे तागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया कि नहीं, जो ब्रिटेन के मिलों से आ रहा है हम उसका वस्त्र का उपयोग आप न करिए, आप अपने तकली, अपने चरखे के द्वारा बने हुए वस्त्रों का प्रयोग करिए।
और उन्हें खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में भारत सरकार ने क्या गठन किया है, एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग का इसने गठन किया है 1956 ईस्वी में। भारत सरकार ने इसे मतलब कह सकते हैं कि देश में निर्मित तागों के बढ़ावा देने के लिए बृहद पैमाने पर तागों की कटाई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है और कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तंतु से हम कताई द्वारा बनाएंगे तागे और तागों का उपयोग किया जाएगा वस्त्र में। तागे से वस्त्र, अब देखिए अब वस्त्र बनाने की विधियां हैं, तो तागे से वस्त्र बनाने की विधियां, इनमें दो प्रमुख विधियां हैं, एक तो बुनाई और एक है बंधाई। दो विधि दिया हुआ है, बुनाई व बधाई, ये हो गया कोई बुनाई, ये बधाई हो गया बंधाई द्वारा। इसमें देखिए किस प्रकार से बुनाई किया जाता है। देखिए यहाँ पे दिया है कि वस्त्र तागों के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं और तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को हम बुनाई कहते हैं, वेविंग कहते हैं। इन तागों को के दो सेटों का आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाते हैं, इसे हम कहते हैं बुनाई। क्रियाकलाप 5 में क्या दिया है देखते हैं। देखिए जो क्रियाकलाप 5 में दिया है, इसमें दिया है कि इसमें विभिन्न रंगों के दो कागज की शीट लीजिए, दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई के वर्गाकार शीट काटिए, दोनों शीटों को आधा मोड़िए, एक शीट पे चित्र 2.12 में दिखाए गए अनुसार रेखा खींचिए और दूसरी शीट पे चित्र 2.12 में दिखाए गए जो बी में उस प्रकार से रेखा खींचिए और उस अनुसार दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर उन्हें फैला दीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटावों से चित्र 2.12 सी में दिखाए के अनुसार बुनिए। तो इस प्रकार से चित्र 3.12 डी में पट्टियों के बुनने के पश्चात का नमूना दिखाया गया है। देखिए आगे दिया है कि इसी ढंग से तागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं और तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर ही की जाती है। इन करघों या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित, यानी दोनों प्रकार से हाथ चला कर करघों द्वारा बनाए जाते हैं और फिर विद्युत चलित भी करघे वर्तमान समय में हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए ये वस्तुओं की बुनाई हो रही है, स्वेटर की बुनाई की जा रही है। तो वस्तुएं ऐसे बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं और इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है बुनाई। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है और इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। तो जो हाथों से की जाती है इसमें समय थोड़ा अधिक लगता है और श्रम भी लगेगा। मशीनों द्वारा जल्दी से बुनाई की जाती है। पहले के ज़माने में हम देखते थे हमारी दादी, हमारी नानी बहुत सारे स्वेटर बुनती थी हमारे लिए। वर्तमान समय में हम सारे रेडीमेड खरीदे हुए अपना पहनते हैं। एक विशेष प्रकार की बुनाई, देखिए आगे दिया है कि क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई या निटिंग में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एक धागा लगातार क्या होता है खिंचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने वाली चीजों को हम ऐसे यदि उसके एक तागे को खींचे तो फिर उसमें से वो निकलता ही चला जाएगा या पूरा उसका वो उभर जाएगा पूरा का पूरा। देखिए ये दिया है कि वस्त्र सामग्री का इतिहास क्या है, कब से हमने वस्त्र बनाना शुरू किया, कैसे पहले हमारे पोशाक थे, क्या हम पहले पहनते थे और आज का विकास कैसे हुआ है। तो इतिहास के बारे में दिया है। तो ये दिया है कि क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग क्या पहनते होंगे। वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं की जो चर्म थे, जो चमड़े हुआ करते थे, जो उनसे समूर या जो उनके फर थे उससे अपना शरीर ढका करते थे। कृषि समुदाय में देखें तो कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों घास को बुनकर चटाइयां तथा डालियां बनाना सीखा व लगा लताओं जंतुओं के उन बालों का आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियां बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए और पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में देखें तो प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लेक्स की कृषि जो नील नदी थी उस नील नदी की घाटी में निकटवर्ती जो क्षेत्र था उसमें किया जाता रहा होगा।
और उन दिनों लोगों को सिलाई करना नहीं आता था, उस समय उनको सिलाई करना नहीं आता था, तो लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग किया करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए, और इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गईं। वर्तमान समय में बहुत सारे डिजाइन्स के कपड़े बनाए जा रहे हैं। क्यों संभव हुआ? क्योंकि हाथों से इतने सारे डिजाइन्स बनाना संभव नहीं है, तो जब से मशीन का आविष्कार हुआ, सिलाई मशीन का हुआ, तो विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जा सके हैं। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्र के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आश्चर्य की बात तो है, साड़ियों को कैसे लगता है, लेकिन एक ऐसे डिजाइन बना के उसको पहना जाता है एक ऐसे क्रम में कि वो बिल्कुल एक ऐसा ड्रेस बन जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक हम कहेंगे भिन्नता या विविधता देखने को मिलती है, तो ठीक उसी प्रकार वस्त्रों में पहनने की जो वस्तुएं हैं उसमें भी हमें अत्यधिक विविधता देखने को मिलती हैं। जिस प्रकार से भोजन को हम कहेंगे, भोजन में भी आयु का या फिर प्रभाव पड़ता है, या फिर वहाँ की जलवायु का प्रभाव पड़ता है, अलग अलग स्थानों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो उसी प्रकार जो हमारे वस्त्र हैं, तो वस्त्र में भी हमें आयु का प्रभाव पड़ता है, आयु प्रभावित करती है वस्त्र को। छोटे बच्चों के लिए हम कुछ और, बड़े वृद्धों के लिए और युवकों के लिए या अलग अलग वस्त्र बनाए जाते हैं। यदि जलवायु की बात करें तो जलवायु वाले जो शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे बहुत हल्के कपड़े लोग पहनते हैं। गर्म है तो हल्के पहनेंगे। जो शीत प्रधान जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे लोग मोटे फर वाले कपड़े पहनते हैं। और जो जैसे मरुस्थलीय हो गया, वहाँ पे लोग पूरा शरीर कपड़े से ढक के रखते हैं कि ताकि आंधियों से या धूल भरी आंधियां चलती हैं तो उनसे रक्षा हो सके। तो ये सारी चीजें वस्त्रों को प्रभावित करती हैं। देखिए आगे दिया है कि यहाँ दिया है एक सारणी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि जैसे कपास गोलक हो गया, उसको क्या किया जाता है, पहले उसको ओटना यानी जो तोड़ने का उसका कार्य करते हैं, एकत्र करने का, उसको कहते हैं ओटना। फिर इससे बनाई जाती है रेसे, इससे मिलते हैं रेसे या तंतु मिलता है हमें। तो उस तंतु को हम क्या करते हैं, कताई। कताई करने के जो कताई करते हैं उसके बाद कताई के द्वारा ही हम तांगे बनाते हैं, या कह सकते हैं कि रेसे से तागे बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं कताई। और तांगे यानी जो धागा बनता है उसको फिर हम दो विधियों से वस्त्र बनाते हैं, एक होते बुनाई बुनकर, एक है बंधाई बांधकर, यानी बुनकर व बांधकर। इन दो विधियों द्वारा हमारा वस्त्र तैयार किया जाता है। ये है वस्त्र बनाने की प्रक्रिया। ये ऊपर हमने इतिहास देख लिया और वर्तमान समय में देख ही रहे हैं। यहाँ पे शब्दावली हम रुई तो देख ही लिए, रुई कपास के पौधों से प्राप्त की जाती है वस्त्र। वस्त्र जो हम पहनते हैं या फिर कताई बुनाई द्वारा जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं विभिन्न प्रकार के, अलग अलग स्थानों पे, मौसम के अनुसार, जलवायु के अनुसार, आयु के अनुसार, लिंग के अनुसार भी इनका हम चयन करते हैं। फिर हो गया तंतु। तंतु यानी बिल्कुल कहें कि वस्त्र का एकदम सूक्ष्मतम इकाई हो गई आपकी तंतु या रेशा। कताई, कताई कह सकते हैं कि तागा, तंतु से तागा बनाने की प्रक्रिया आपकी कताई हो गई। बुनाई वस्त्र बनाने की विधि हो गई। तागा यानी तंतुओं को मिला के हम फिर तागा बनाते हैं, तागे से फिर वस्त्र की हम रचना करते हैं। ये सब सारी प्रमुख शब्दावलियां हैं जो हम ऊपर पढ़े हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।